स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि साम्यवाद की उपलब्धियों एवं सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। साम्यवाद की क्या क्या उपलब्धियां हैं और इसकी क्या क्या सीमाएं, इसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है जितना हम आपको जो पिछला क्वेश्चन बताए थे, जहाँ पर हम लोग साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में समझे थे। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपका आएगा ये फेक से। ये भी क्वेश्चन आपका 15 नंबर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। इस बात को आप लोग फिक्स कर लीजिए। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे कि साम्यवाद क्या होता है। फिर से आपको बता दें कि साम्यवाद क्या होता है। ठीक है, साम्यवाद क्या है? एक विचारधारा है जो ये कल्पना करता है, फिर ये कहता है कि हमारे समाज में कोई भी वर्ग ना हो। ठीक है, और जो समाज है वो शोषण मुक्त रहे, इसी को कहा जाता है साम्यवाद। जहाँ पर जो भी उत्पादन के साधन है, जैसे कि बड़े बड़े उद्योग या फिर जो बड़े बड़े मशीनें हैं, जो ज़्यादा बड़ा बड़ा भूमि है, वो किसी एक व्यक्ति के पास ना हो करके ये किसी सरकार के पास होना चाहिए, जिसके कारण उन सभी संसाधनों का समान समान वितरण हो सके। ठीक है, ये साम्यवाद कहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साम्यवाद का मतलब आपको समझ में आया होगा। अगर और डिटेल में इसको समझना चाहते हैं तो साम्यवाद क्या होता है, इसके लिए हम क्वेश्चन बता चुके हैं। इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन बता चुके हैं। प्लेलिस्ट बना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साम्यवाद का सीधा सीधा अगर आपको मतलब समझा दे तो साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ पर सभी लोग बराबर हो, बस ये आपका साम्यवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर अंत तक देखिए ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें। हम आपको दोहरा के बता दे रहे हैं कि 15 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे ये क्वेश्चन आएगा या फिर साम्यवाद के प्रमुख सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों आपका 15 नंबर में पूछा जाता है। तो जरूर से इसको देखिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या कहा जा रहा है कि साम्यवाद एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना है। जो साम्यवाद है एक ऐसा विचारधारा है, ठीक है, जो क्या कहता है कि जो समाज है वो वर्गहीन रहे और शोषण मुक्त रहे। ठीक है, उसको बोला जाता है साम्यवाद। इसके प्रमुख प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। और ये जो साम्यवाद विचारधारा है, इसके प्रवर्तक मतलब इसको बनाने वाले, इसकी उत्पत्ति करने वाले लोग कौन थे? वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है, साम्यवाद के अनुसार उत्पादन के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का नहीं बल्कि पूरे समाज या फिर राज्य का अधिकार होना चाहिए। जो साम्यवाद है वो कहता है कि जो उत्पादन के साधन है, अब ये उत्पादन के साधन क्या है हम आपको पहले बताया, जैसे कि बड़े बड़े मशीनें हो गए, उद्योग हो गए, ठीक है, या फिर जो बड़ी भूमि है, जो भी जिसके कारण, जैसे हम लोग आज रोटी खाते हैं तो रोटी डायरेक्ट रोटी नहीं बन गया, उसके लिए पहले ज़मीन चाहिए, उसके बाद उसमें बीज चाहिए, जो गेहूं का बीज होता है, जो होता है, ठीक है, उसको डालना पड़ेगा। जोतने के लिए ट्रैक्टर या फिर कोई बड़ी मशीन चाहिए, फिर काटने के लिए मशीन चाहिए, मजदूर चाहिए, फिर उसको पीसने के लिए कुछ चाहिए, गेहूं को पीसेगा तभी तो आटा बनेगा, और फिर जाकर के वो आटा हमारे घर आएगा, फिर उसको हम लोग रोटी खाएंगे। तो ये जो पूरा प्रक्रिया चलता है, इसी को उत्पादन का साधन कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? उत्पादन का साधन कहा जाता है। तो इसके ऊपर जैसे मान लीजिए कि भूमि किसी एक के पास है, बाकी लोग मुंह हेर रहा है। फिर अगर मान लीजिए कि उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर किसी दो चार लोगों के पास है, बाकी लोग मुंह हेर रहा है। फिर मान लीजिए कि उसको काटने के लिए बड़ा बड़ा जो मशीन है वो किसी एक आदमी के पास है, बाकी लोग मुंह ताक रहा है। फिर उसको पीसने के लिए बड़ा बड़ा जो मशीन है वो एक लोग के पास है, बाकी लोग मुंह ताक रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो उत्पादन के साधन है वो निजी व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए बल्कि वो पूरे समाज का या फिर राज्य के अधिकार में होना चाहिए, ताकि सभी में क्या है उसका बराबर वितरण हो सके। इसका उद्देश्य सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और आर्थिक समानता प्रदान करना है। ठीक है, ये जो उत्पादन का साधन का कहा जा रहा है कि ये निजी का नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे समाज का या फिर राज्य का होना चाहिए, ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि ये लोगों को समान अवसर दे सके, समान अधिकार दे सके और आर्थिक समानता प्रदान कर सके। यद्यपि साम्यवाद ने कई देशों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए, फिर भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण कमियां भी देखने को मिलती हैं। कहा जा रहा है कि जो साम्यवाद है इसने कई सारे देशों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाया है, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे कुछ क्या है तो कमियां देखने को मिलता है, और उसी सारे कमियों को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि साम्यवाद की उपलब्धि और कमियों का या फिर सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए, यही ना आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं अब साम्यवाद की प्रमुख उपलब्धियों को, कि साम्यवाद की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। पहला जो उपलब्धि है वो है आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास। साम्यवाद कहता है कि कोई भी वर्ग ना होना चाहिए, मतलब कोई भी गरीब अमीर या फिर निजी संपत्ति, कोई गरीब कोई भूखले मर रहा है तो किसी के पास बड़ा बड़ा करोड़पति लोग हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये पहला उपलब्धि है साम्यवाद का, आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास ये करता है। साम्यवाद की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि उसने समाज में अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास किया है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होने से निजी पूंजीपतियों का प्रभुत्व कम हुआ और समाज के सभी लोगों को संसाधनों का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है कि जो उत्पादन के साधन है, और उत्पादन के साधन क्या है हम आपको पहले बता चुके, तो उत्पादन के साधन पर राज्य का नियंत्रण होने से
अगर मान लीजिए कि जो भूमि वो राज्य के कंट्रोल में रहे, देश के कंट्रोल में रहे, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो कंट्रोल में रहे देश के, या फिर जो कह सकते हैं जो उद्योग है वो भी देश के कंट्रोल में रहे, तो इसके कारण क्या होगा, निजी पूंजीपतियों का जो प्रभुत्व है, मतलब जो उसका दबदबा है वो कम होगा और समाज के सभी लोगों को साधनों का लाभ पहुंचेगा। ठीक है, ये सारे काम होंगे और उनको बराबर अधिकार मिलेगा। तो आर्थिक असमानता को कम करने का इसने क्या किया, प्रयास किया। ये एक प्रमुख उपलब्धि है साम्यवाद का। दोस्तों अगर हम लोग साम्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो साम्यवाद का मतलब होता है मार्क्सवाद। तो साम्यवाद हो या फिर मार्क्सवाद दोनों मिलता जुलता है। चाहे हम लोग मार्क्स का अलग, हालांकि मार्क्स ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि द्वंद्वात्मक प्रणाली का सिद्धांत दिया है, भौतिकवाद जो इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या है, वो भी उसने दिया है। मार्क्स के बहुत सारे और भी सिद्धांत थे। तो मार्क्स ने साम्यवाद का भी प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो अगर साम्यवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि हम लोग मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्क्स से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन करवाए हैं और वो सारा भी आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए जाकर के चेक कीजिए और प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं जो साम्यवाद की उपलब्धि है, वो है श्रमिकों और किसानों के अधिकारों की रक्षा। जो श्रमिक हैं, जो मजदूर लोग हैं और जो किसान है, उसके अधिकारों की भी रक्षा ये करता है। साम्यवाद ने श्रमिकों और किसानों को समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग माना। जो साम्यवाद विचारधारा ये कहता है कि जो श्रमिक लोग हैं, जो किसान हैं, वो समाज के सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं। उन्हें उचित मजदूरी, सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे श्रमिक वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि इसमें जो मार्क्सवाद है या फिर कैसे जो मार्क्स है वो कहता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर करता है। सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, मजदूर करता है, किसान करता है। लेकिन फ़ायदा किसको होता है, जो बड़े बड़े कंपनी का मालिक है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आशीर्वाद आटा का, तो आशीर्वाद वाला कंपनी क्या करता है, जाके गेहूँ लगाता है क्या, नहीं लगाता है। वो काटने के लिए जाता है, नहीं जाता है। काम कौन कर रहा है, जिसके पास भूमि है वो गेहूँ पहले खरीदता है लोगों से, फिर वो क्या करता है, मजदूरों से उसको कह सकते हैं कटवाता है या फिर लाता है, फिर पिसवाता है और फिर वो पैकेट में पैक करके बेचता है। सारा फायदा किसको होता है, सारा फायदा कंपनी के मालिक को होता है। लेकिन जो साम्यवाद है वो कहता है श्रमिकों और किसानों को ज़्यादा रक्षा दें या फिर किसी ज़्यादा अधिकार देना, क्योंकि सारा काम तो यही लोग करते हैं। तीसरा जो पॉइंट हम लोग देखते हुए है शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार। जो साम्यवाद है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार करने पर बल देता है। साम्यवादी देशों में सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को सभी नागरिकों का अधिकार माना कि ये सभी नागरिकों के लिए बराबर है। जहाँ पर साम्यवाद ना हो या फिर कैसे, जहाँ पर साम्यवाद नहीं होगा वहाँ पर क्या होगा, वर्ग होगा वहाँ पर, मतलब अमीर गरीब का व्यवस्था होगा। तो जो अमीर लोग हैं वो इलाज करा लेंगे, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कोई इलाज का व्यवस्था होगा ही नहीं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार किया गया। जो साम्यवादी देश है वहाँ पर सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य को सभी नागरिकों का अधिकार माना है। निःशुल्क या फिर कम खर्च में शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की गई, जिससे गरीब और सामान्य लोगों को भी इन सुविधाओं का लाभ मिला। तो जो गरीब लोग हैं वो भी अब शिक्षा और स्वास्थ्य का कह सकते हैं सुविधा का लाभ ले रहे हैं। ये है साम्यवाद का उपलब्धि। नहीं तो अगर साम्यवाद नहीं रहेगा तो जो अमीर लोग हैं सिर्फ वही शिक्षा और स्वास्थ्य ले सकते हैं, बाकी लोग तो सब उसके अधिकार में कुछ रहेगा ही नहीं। चौथा जो पर हम लोग उपलब्धि देखते हुए बेरोजगारी कम करने का प्रयास। इसने बेरोजगारी भी कम करने का प्रयास किया है। साम्यवादी व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को काम देने का प्रयास किया जाता है। राज्य उत्पादन और उद्योगों का संचालन करता है। राज्य क्या करता है, उत्पादन और उद्योगों का संचालन करता था। इसलिए रोजगार की व्यवस्था करना उनकी जिम्मेदारी मानी जाती थी। इससे बेरोजगारी को कम करने का प्रयास हुआ। तो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है, क्योंकि राज्य के बारे में कहा जाता है अगर किसी निजी कंपनी के हाथ में सब कुछ रहेगा तो वो चाहे तो एम्प्लॉय को निकाल सकता है, जो मजदूर है उसको निकाल सकता है। लेकिन अगर देश के हाथ में रहेगा, जैसे सरकारी नौकरी के लिए सब लोग क्यों मर रहा है, क्योंकि अगर एक बार सरकारी नौकरी हो गई तो आपको फिर निकाला नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक बार प्राइवेट नौकरी में आप चले गए तो हो सकता है कि आपको कुछ काम के लिए निकाल दे। हो सकता है कि अगर आप कुछ काम ऐसे कर दे जो उस मालिक को पसंद ना आए तो निकाल सकता है। ठीक है, तो बेरोजगारी कम करने का ये प्रयास करता है। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते जो उपलब्धि देखते हैं वो है सामाजिक समानता को बढ़ावा। सामाजिक समानता को ये बढ़ावा देता है। साम्यवादी जाति, धर्म, लिंग और धन के आधार पर होने वाले भेदभाव का विरोध करता है। जो साम्यवाद है वो जाति, धर्म, लिंग और धन के आधार पर होने वाले भेदभाव को कम करता है, उसका विरोध करता है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर और समान सम्मान देना था, जिससे समाज में समानता की भावना को बढ़ावा मिला। तो सामाजिक समानता को ये बढ़ावा देता है। ये भी इसका एक उपलब्धि है, क्योंकि वर्गहीन समाज का ये कल्पना करता है, वर्गहीन समाज का ये बात करता है। और अगर वहाँ पर असमानता रहेगा तो फिर वर्गहीन हुआ कहाँ। छठा जो हम लोग यहाँ पर उपलब्धि देखते हुए तीव्र औद्योगिक विकास। सोवियत संघ जैसे देशों में साम्यवादी शासन के दौरान बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए। सरकार द्वारा योजनाबद्ध विकास के कारण कम समय में भारी उद्योग, विज्ञान, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो तीव्र औद्योगिक विकास भी देखने को मिला। जो
1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था, तो वहाँ पर तो साम्यवाद विचारधारा आ ही गया। तो जो पूरा सोवियत संघ है, तो बहुत सारे देश, सोवियत संघ मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रसिया, बहुत सारे और भी देश। तो जो सोवियत संघ, वहाँ पर बहुत तेजी से क्या हुआ, आर्थिक विकास हुआ, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लग गए तुरंत के तुरंत। ठीक है, ये सब क्या कैसे हुआ, जब वहाँ के सरकार ने क्या किया, योजनाबद्ध तरीके से इन सब चीज़ों का विकास करवाया, समय पर काम करवाया। ठीक है, भारी उद्योगों का विकास करवाया, विज्ञान लाया, तकनीक लाया, रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। ठीक है, तो ये भी इसका एक उपलब्धि है साम्यवाद। ऐसा नहीं साम्यवाद अगर बोल रहा है कि सब वर्गहीन रहे, समाज में सब बराबर है, सभी को बराबर अधिकार मिल जाए, तो ऐसा नहीं कि सब लोग गरीब रह जाएंगे, सभी को अधिकार मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं साम्यवाद। तो ये भी एक उपलब्धि इसका, तीव्र औद्योगिक विकास, जल्दी जल्दी विकास भी हो सकता है अगर काम किया जाए सरकार के द्वारा। तो आगे दोस्तों हम लोग साम्यवाद की सीमाएं देख लेते हैं, फिर इसके दोष देख लेते हैं कि साम्यवाद विचारधारा के सीमाएं क्या है, इसके कारण क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या घाटा भी है। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग सीमा देखते हुए है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव देखने को मिलता है, क्योंकि आप निजी संपत्ति नहीं रख सकते, अपने से फैसले नहीं ले सकते साम्यवाद विचारधारा में। साम्यवाद की सबसे बड़ी सीमा यह रही है कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। सरकार का नियंत्रण अधिक होने के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और राजनीतिक विरोध पर कई बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो साम्यवाद का जो पहला किस कहते हैं सीमा है, वो यही है। ठीक है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो सीमित हो जाती है। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका सीमा या फिर आलोचना दोष देखते हुए है निजी संपत्ति का विरोध। ये निजी संपत्ति का विरोध करता है। हम आपको ऊपर ही बताए थे, साम्यवाद मतलब क्या, जो पूंजीपति लोग हैं उनके हाथों से जो उनका अधिकार है, जो भी उनका कह सकते हैं संपत्ति, उसको छीन करके समाज में दे देना या फिर राज्य को दे देना, उसका अधिकार राज्य को मिल जाए या फिर समाज को मिल जाए, तो ये एक साम्यवाद कहता है। लेकिन साम्यवाद का दूसरा जो व्यवस्था है या फिर आलोचना है या फिर जो दोष है, वो कहता है निजी संपत्ति का विरोध। क्योंकि साम्यवाद तो निजी संपत्ति का विरोध करता है, तो ये एक दोष है इसका। साम्यवाद निजी संपत्ति को समाप्त करने का समर्थन करता है। इससे कई लोग में अधिक मेहनत करने, नया व्यवसाय शुरू करने और निवेश करने की प्रेरणा कम हो जाती है, जिससे आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। साम्यवाद कहता है कि अगर कोई गरीब है तो उसका मदद करना चाहिए। जो बड़े बड़े लोग, जैसे कि मान लीजिए अंबानी है और हम लोग गरीब आदमी हैं, तो अंबानी को हम लोग को 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ दे देना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं दिया। ठीक है, तो ये साम्यवाद कहता है। लेकिन साम्यवाद का ये क्या है, एक आलोचना है, एक दोष है। क्योंकि अगर अंबानी हम लोग को पैसा दे देगा तो हम लोग कमाने क्यों जाएंगे, या फिर हम लोग क्यों सोचेंगे कि हम लोग करोड़पति बने, लाखपति बने, ऐसा सोचेंगे नहीं, सोचेंगे क्योंकि पैसा मिल जाएगा। तो ये इसका एक दोष देखने को मिलता है, निजी संपत्ति का ये विरोध करता है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग इसका दोष देखते हुए एक दलीय शासन की प्रवृत्ति। एक दलीय शासन की प्रवृत्ति, अधिकांश साम्यवादी देशों में केवल एक ही राजनीतिक दल को शासन करने की अनुमति दी गई है। इस कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ और जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अवसर नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसके कारण जब लोग अपने हिसाब से सरकार को नहीं चुन पाते हैं, तो कह सकते हैं जो लोकतंत्र वो कमजोर पड़ता है। और जहाँ ये जो विचारधारा है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर एक दलीय शासन की प्रवृत्ति चलती है, वहीं पर साम्यवाद ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे देश में साम्यवाद है, लेकिन इतना नहीं। हमारे देश में साम्यवाद का भी कुछ भाग लिया गया है। लोकतंत्र मतलब सब कुछ हमारे देश में संवैधानिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि साम्यवाद मतलब जो अंबानी उसका सारा पैसा छीन लिया जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका दोष या फिर सीमा देखते हुए सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। साम्यवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण लगभग हर क्षेत्र में होता है। हमारे देश में सबसे पहले बात की, जब हम लोग आज़ाद हुए थे, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में जितना भी हमारे यहाँ पर उद्योग था, मतलब सारी चीज़ों पर फैसला कौन लेता था, सरकार। 1991 में जब हमारे देश में नई आर्थिक नीति लाई गई, उसके बाद से यहाँ पर निजीकरण को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन जो साम्यवाद है वो कहता है, साम्यवादी सरकार का अत्यधिक नियंत्रण रखता है। साम्यवाद क्या करता है, सरकार अत्यधिक नियंत्रण रखता है लोगों पर, उनके उद्योगों पर, उनके संपत्ति पर। वही कहा जा रहा है कि साम्यवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण लगभग हर क्षेत्र में होता है। उद्योग, व्यापार, कृषि और उत्पादन पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण होने से कई बार कार्यों में देरी, भ्रष्टाचार और कार्य क्षमता की कमी देखी जाती है। क्योंकि जब लगातार सरकार का हस्तक्षेप रहेगा तो लोग काम करने में डिस्टर्ब होंगे, काम नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा, कार्यों में देरी होगा, कार्य क्षमता घट सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हुए है व्यवहार में पूरी तरह सफल नहीं। ये क्या है, व्यवहार में पूरी तरीके से सफल नहीं। साम्यवाद को अगर हम लोग समाज में लागू करें तो ये पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा, ये भी एक इसकी सीमा है। साम्यवाद का उद्देश्य आदर्श समाज बनाना था, लेकिन व्यवहार में यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। सोवियत संघ सहित कई साम्यवादी देशों में आर्थिक समस्याएं बढ़ी और अंततः कई देशों ने इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। मतलब जिस भी देश में पहले एकदम पूर्णतः साम्यवादी व्यवस्था था, जहाँ पर ये बराबर बराबर बांटने का जो सिस्टम था, उसने कई देशों को तोड़ दिया। कई देशों पर क्या है तो आर्थिक संकट ला दिया। इसके कारण बहुत सारे देशों ने इसको क्या किया, बदल दिया। खत्म नहीं किया, बदल दिया। क्योंकि खत्म कर देगा तब तो फिर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ जो अमीर आदमी उसी के पास चला जाएगा, हम लोग को कुछ अधिकार ही नहीं मिलेगा। जैसे कानून का हम लोग को अधिकार दिया है कि अगर
अंबानी मर्डर करता है तभी फांसी, अगर हम मर्डर करते हैं तभी फांसी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो बराबर है, कुछ तो समानता है। नहीं तो अगर रहता कि अमीर लोग को 10 खून माफ और गरीब लोग को अगर किसी को एक थप्पड़ मार दे तो उसको फांसी, तो यहाँ पर तो आदमी मर जाता। तो इसी तरह से साम्यवाद है, लेकिन उस कैसे थे पूर्णतः खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसको खत्म कर दिया, उसको बदल दिया गया है। छठा जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो है नवाचार और प्रतियोगिता की कमी। जब सभी उद्योग सरकार के नियंत्रण में होते हैं तो प्रतियोगिता कम हो जाती है, मतलब जो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन वो कम हो जाता है। प्रतियोगिता की कमी के कारण नई तकनीक, नई उत्पाद और कार्यकुशलता का विकास धीमा पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि घर बैठे आपको 50,000 पेंशन मिलेगा महीना, तो आप कमाने जाएंगे नहीं, जाएंगे आप कमाने। तो इससे कार्यकुशलता कम होगा, लोगों में जो रुचि है अमीर बनने का वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को खाना उगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार खाना दे देगा। अगर यही लोग सब कुछ, अगर ये चीज़ सब कुछ सोचने लगे सभी लोग, तो लोग खाना कौन उगाएंगे, कोई फसल उगाएगा नहीं, तो भूखले सब मरेगा। तो ये भी एक क्या है, इसकी एक कमी देखने को मिलती है। आगे हम लोग छोटा सा निष्कर्ष लिख लेंगे कि साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य शोषण मुक्त, समानता पर आधारित और वर्गहीन समाज की स्थापना करना था। इस विचारधारा ने श्रमिकों और गरीब वर्गों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन व्यवहार में इसकी कई कमियां भी उजागर हुई। इसलिए आज के समय में साम्यवाद की अच्छी बातों जैसे कि सामाजिक न्याय, समान अवसर और कल्याण, जन कल्याण को अपनाया जाता है, जबकि इसकी कठोर और अव्यवहारिक नीतियों से बचने का प्रयास किया जाता है। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए कि जो साम्यवादी विचारधारा है इसको सारे देश अपनाते हैं, लेकिन नियमित तरीके से, जैसे कि सभी को समान अधिकार देना। हम आपको फांसी वाला अंबानी वाला उदाहरण दिए थे, तो उस हिसाब से इसको अपनाया जाता है, ना कि अंबानी का सारा जो संपत्ति उसको बांट दिया जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये भी आपका उतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट वो पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।